सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज ये नया सीरीज़ जो है वो शुरू हो रहा है। एंड बेसिकली ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं यूआई के। उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ और मुझे पता है कि आप लोग के पास समय नहीं है, आप बस इंटरव्यू के पहले ब्रशअप करना चाहते हैं और आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बकवास करूँगा नहीं। डायरेक्टली विल गो। एंड पहला जो टॉपिक करेंगे हम वो HTML का करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम पांच पांच क्वेश्चंस करेंगे HTML के, रिएक्ट के, जावास्क्रिप्ट के और CSS के। अगर आपको पसंद आएगा तो हम आगे और बढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा HTML का। उसका ये है कि मेटा टैग्स जो होते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं HTML पे। तो जो मेटा टैग्स होते हैं वो डेवलपर की तरह से जो यूज़ हो जाता है वो इसलिए यूज़ हो जाता है कि वो ब्राउज़र को ये बता सकें कि पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, उस टेम्पलेट का ऑथर कौन सा है, कैरेक्टर सेट क्या यूज़ किया गया है, क्या कीवर्ड्स हैं, एंड काफ़ी कुछ। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी मेटा टैग यूज़ होता है, ताकि सर्च इंजन को पेज कंटेंट के बारे में बताया जा सके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेटा जो कार सेट है, क्या कैरेक्टर सेट यूज किया गया है, UTF-8। अगर आपके में कोई से कॉलन या कुछ हो जाता है तो UTF-8 जो है यूनिकोड जो है वो बहुत काम आता है। फिर कंटेंट व्यू पोर्ट के बारे में बताया जाता है कि उसका विड्थ कैसी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइस की विड्थ, मतलब कि जैसा आपका डिवाइस होगा वैसे आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, डिस्क्रिप्शन बताता है, ऑथर बताता है, कॉपीराइट बताता है। तो ये मेटा टैग का यूज होता है। मेटा टैग का फिर से रिवाइज करने के लिए डेवलपर जो है वो ब्राउजर को बताता है कि मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ और सर्च इंजन से जल्दी ऑप्टिमाइज होता है वो। सेकंड क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो वो ये है कि आई फ्रेम जो होता है टैग, उसको डिफाइन कीजिए। जो आई फ्रेम टैग जो होता है वो जैसे दो ब्रैकेट बोलता हूँ, जो दो एरो की के अंदर ग्रेटर देन स्मॉल वाला जो एरो की के अंदर ये यूज होता है। इसको यूज करने के लिए क्या होता है कि आप कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट का कंटेंट जो है वो एक रेक्टेंगल रीजन के अंदर आप अपने ब्राउजर में बता सकते हैं। उसी के लिए उसको इनलाइन आई फ्रेम बोलते हैं। अगर आप ये देखें तो इसमें वैसे ही दिस पेज इज डिस्प्लेड इन एन इनलाइन आई फ्रेम, और उसका कोड ये है। तो ये आपका जो है वो हेडर हो गया पूरी तरह से। ठीक है, जिसमें बॉडी आ गई HTML की। फिर आई फ्रेम का जो HTML कोड मैंने यहाँ लिखा था, वही आपने दूसरा आई फ्रेम को लिया, वहां से आप कनेक्ट किए। और ये तभी बताएगा जब आपका ब्राउजर, अगर यहाँ पे आपका आई फ्रेम नहीं आया तो यहाँ बता देगा कि आपका ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट इनलाइन आई फ्रेम, अगर ये प्रिंट नहीं होता तो। सिंपल सा है। आपको कोई और फ्रेम कहीं और डिस्प्ले करना है रेक्टेंगल के अंदर, आप कर सकते हैं। उसकी हाइट और विड्थ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसका ये मतलब है, कभी आपको गूगल मैप को इंक्लूड करना हो वेबसाइट में अपने, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, उसका ये कोड सिंपल सा है। तो आप कैसे करना है, आपको आप मैप आईडी की तरफ से आप अपना स्टाइल में आप जो भी देना है दे सकते हैं। फंक्शन में आप देख लीजिए माई मैप। मैप के ऑप्शन में आप न्यू गूगल डॉट मैप्स, आप ये जो LATLNG जो है वो है लेट लॉन्ग किसी भी मैप का। फिर से आप मैप के वेरिएबल लेंगे, और ये जूम क्या दिया, कितना आपको जूम करना है। मैप का वेरिएबल लेंगे, नया उसका इंस्टेंशिएट करेंगे गूगल डॉट मैप्स डॉट मैप को, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी मैप लेंगे, ये मैप का आईडी है। ठीक है, और मैप ऑप्शंस आपने इस वेरिएबल में जस्टिफाई कर दिए हैं, जिसका लेट लॉन्ग ये है। तो आप लेट लॉन्ग के हिसाब से आप ले सकते हैं, और इस तरह से आप गूगल मैप्स का स्क्रिप्ट के अंदर डाल सकेंगे। साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप गूगल मैप का API इंपोर्ट करेंगे एज अ स्क्रिप्ट। ओके, दिस इज द मेन कंटेंट। तो अगर आप करेंगे तो आपको ऐसे जो है वो शो करेगा। ये जो रेड लाइन से, ये मेरी रेड लाइन से, तो आपको ये पूरा आपने लेट लॉन्ग जो लिया है उस हिसाब से शो करेगा। ओके, आगे बढ़ें। तो आप कुछ थोड़ा बताइए कैनवास के बारे में, आपको बोला जाएगा। तो कैनवास, बेसिकली कैनवास आप जानते होंगे, काफ़ी सारे आपने कैनवास कभी पेंटिंग्स की होगी। तो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स रहते हैं, और एक नया फीचर है ये HTML5 का। एक ये स्पेस डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करता है जिसमें आप ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। और ये रिजोल्यूशन डिपेंडेंट है, इसी कारण से क्वालिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है जब उसको जूम या रिसाइज करेंगे आप तो। और ये जो है सिंपल सी बात, कैनवास कैसे कर सकते हैं। तो ये माई कैनवास, आपने यहाँ पे जो आईडी दिया हुआ है कैनवास ऑब्जेक्ट टैग का, वो यहाँ से है। आप
कंटेक्स्ट ले सकते हैं, और यहाँ पे आप फॉन्ट सेट चेक किया गया है, फिल टेक्स्ट किया गया है, और इस हिसाब से ये कैनवास एग्जाम्पल, इसकी स्पेसिंग कहाँ से कहाँ तक रहेगी वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो इस पे आप और रिसर्च कीजिएगा। बेसिकली कैनवास क्या होता है कोई पूछेगा, और अगर कैनवास का आप कोई भी, अगर हम उसको रिजोल्यूशन डिपेंडेंट है कि नहीं, यानी उससे क्वालिटी इफेक्ट होगा अगर मैं जूम करूंगा कि नहीं होगा, ये सब बताने के फायदेमंद होगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। जो नए फॉर्म एलिमेंट्स आए हैं HTML5 के, उसको उसके बारे में बात करेंगे। जो काफ़ी फॉर्म एलिमेंट्स आए हैं उसमें से मेन जो है डेटा लिस्ट है, वो एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस रहता है इनपुट कंट्रोल के लिए। ठीक है, आप प्रीडिफाइंड सेट ऑफ लिस्ट देते हैं कि आप इनमें से कोई चूज कीजिए। की जेन जो रहता है वो एक की पेयर जनरेटर पब्लिक प्राइवेट फील्ड डिफाइन करता है। आउटपुट जो है कोई कैलकुलेशन किए हैं उसका रिजल्ट शो करने के लिए आउटपुट भी डिफाइन करता है। आप इनको एक बार और जाके देख लीजिए, पर ये अगर आप कोई पूछा गया जाएगा बेसिक में इंटरव्यू में तो आप बता सकते हैं, और अगर आपको एडवांस जाना है तो आप कुछ और में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। अब जावास्क्रिप्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप बताइए, डिफरेंस बताइए ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का वर्सेस कांस्टेंट का। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो कांस्टेंट है या जो कॉन्स्ट वेरिएबल है वो अप्लाई करता है बाइंडिंग्स पे, और एक इम्यूटेबल बाइंडिंग करता है, मतलब उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसको भी किसी भी नए वैल्यू में। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज की। वो वैल्यूज पे डिफाइन करता है, मतलब कि स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट वैल्यूज पे, और ये भी ऑब्जेक्ट को ही इम्यूटेबल कर सकता है। वो वेरिएबल को करता है, ये वैल्यूज को करता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकते। ओके, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज और कांस्टेंट में यही डिफरेंस है, वो बाइंडिंग वेरिएबल पे अफेक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज पे अफेक्ट करेगा। आप ये देख सकते हैं जैसे कांस्टेंट किया गया उसमें एनिमल पे स्पीशीज में स्नेक है, पर्सन पे एनिमल को डालने की कोशिश की गई तो बोलेगा पर्सन रीड ओनली है, हम नहीं डाल सकते। सेकंड आप दिखते हैं एक पर्सन है और एक सेकंड वेरिएबल है एनिमल है, और ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज कर दिया गया पर्सन पे। अब अगर पर्सन डॉट नेम में अगर आप लीमा कर रहे हैं तो वो बोलेगा कि नहीं हम नहीं कर सकते, बिकॉज वो रीड ओनली बना दिया गया है ऑब्जेक्ट पर्सन को। वरना अगर आप पर्सन डॉट नेम को लीमा कर देते तो यहाँ पे वो लीमा हो जाता है। ठीक है, नाउ ये बताते हैं कि आप कोई दो प्रोग्रामिंग पैराडिम बताइए जो कि इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट ऐप डेवलपर्स के लिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार कोई आदमी ना आपसे आपका इंटरव्यू खत्म करने के बाद उसको ये लगता है कि हाँ आप खत्म करने वाले हैं, आपको सब कुछ आता है, तो वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या रट के आया है, कोडिंग प्रैक्टिस करके आया है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। जावास्क्रिप्ट जो आपको पता है एक मल्टी प्रोग्राम पैराडिग्म लैंग्वेज है, मतलब कि क्या है कि इम्पेरेटिव और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट जो है वो सपोर्ट कैसे करता है, प्रोटोटिपिकल टिपल इनहेरिटेंस से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो जो प्रोटोटाइपल इंटेलिजेंस इनहेरिटेंस है वो प्रोटोटाइप से करता है, और ऑब्जेक्ट लॉजिकल ओरिएंटेड से भी करेगा। ठीक है, फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग को पता है कि क्लोजर्स होते हैं, फर्स्ट क्लास फंक्शन होते हैं और लैम्डास होते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो पे लेके आऊंगा अगर ज़रूरत होगी तो। साथ ही साथ ये बताइए कि टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है और वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, कैसे दोनों डिफरेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो जो टू वे डेटा बाइंडिंग होती है इसका मतलब ये होता है कि यूआई फील्ड जो है वो मॉडल डेटा पे डायनेमिकली बाउंड होते हैं, मतलब कि अगर यूआई फील्ड चेंज हुआ तो मॉडल डेटा भी चेंज होता है, मॉडल डेटा चेंज हुआ तो यूआई फील्ड भी चेंज होता है। करेक्ट। सेकेंड थिंग है कि वन वे जो फ्लो है इसमें क्या होता है कि मॉडल जो है वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रहता है, यूआई पे जो भी ट्रिगर होता है वो यूजर जो है इंटेंट टू मॉडल और स्टोर इन रिएक्ट। ओनली द मॉडल हैज द एक्सेस टू चेंज द ऐप स्टेटस। ठीक है, यूआई नहीं कर सकता, सिर्फ मॉडल ही चेंज कर सकता है। द इफेक्ट जो होता है वो डेटा हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, दूसरे पे नहीं होता। और वन वे फ्लो जो है वो डिटर्मिनिस्टिक रहता है, जबकि टू वे फ्लो जो है कभी कभार साइड इफेक्ट्स ला सकता है जो कि काफ़ी हार्डर रहता है फॉलो करने पे, आप अंडरस्टैंड भी उसको ढंग से नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बारे में बात ये है कि अगर आपका टू वे बाइंडिंग है तो मॉडल और यूआई दोनों पे इम्पैक्ट करेगा। वन वे बाइंडिंग से मॉडल के थ्रू जो भी हो रहा है वो बस का बात करेगा। तो अगर मैं थोड़ी सी और इस पे बात करूं तो जो रिएक्ट आया है उसका एक कैनोनिकल जो एग्जांपल है वो ये बोलता है कि वो वन वे डेटा फ्लो करता है। इसी कारण जो रिएक्ट रहता है वो एक गुड सिग्नल के
थ्री पे किया गया है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, और स्टोर इन रिएक्ट देखिएगा। और जो साइकिल डॉट जेएस है वो भी एक अनदर पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन है यूनिट डायरेक्शन डेटा फ्लो का। साइकिल डॉट जेएस की बातें हम कल की वीडियो में करेंगे, आप नोट बता दीजिए आपको और कुछ चाहिए होगा अगर कमेंट सेक्शन में। और एंगुलर जो है एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कि टू वे बाइंडिंग यूज करता है। तो रिएक्ट और एंगुलर में डिफरेंसेस भी हम कवर कर सकते हैं बाद में कभी। अब देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, अगर आप फ्रेशर हैं इस क्वेश्चन पे, तो नहीं है तो आपका आंसर को पता होगा। अगर 4+3+2+1 करूं तो क्या आएगा, आपको क्या लगता है आंसर क्या आएगा? 10 कि 4, 3, 2, 1 कि 91? तो आंसर जो है वो 91 है, बिकॉज यहाँ तक जो है नॉर्मल न्यूमेरिकल एडिशन होगा। उसके बाद जब 1 पे जाएगा तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 9। पर यहाँ पे जब 1 होगा तो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 91। ओके, तो ये एज ए स्ट्रिंग मिलेगा आपको। फिर दिस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? तो दिस क्या होता है, कभी भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो जो जो प्रॉपर्टी रहती है फंक्शन को, उसको रिफर करने के लिए जो करंट एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो हो रहा है उसके लिए होता है। और दिस जो है हमेशा ऑब्जेक्ट पे डिफर करता है और डिपेंड करता है कौन से फंक्शन के अंदर पे ये कॉल हो रहा है। तो 7 डिफरेंट केसेस हैं दिस के, हम वो बात करते हैं कैसे दिस का जो वैल्यू है वो वेरी करेगा। तो जो पहला है वो ग्लोबल कंटेक्स्ट में है, या किसी फंक्शन के अंदर रिफर हो रहा है किसी विंडो के ऑब्जेक्ट पे, तो उस पे रिफर करता है। दूसरा, अगर इमीडिएट इन्वोकिंग फंक्शन के है तो उस पे काम करेगा। अगर आप यूज स्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब कि वैल्यू ऑफ दिस जो है वो अनडिफाइंड रहेगी, अगर आप किसी भी एक्स विंडो के अंदर करते हैं तो और यूज स्ट्रिक्ट करते हैं तो आपको दिस जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी इमीडिएट इन्वोकिंग फंक्शन के अंदर अगर आपने यूज स्ट्रिक्ट यूज किया है तो आपको दिस यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते समय उसके कंटेक्स्ट, ऑब्जेक्ट के कंटेक्स्ट को लेने के लिए, तो जो ऑब्जेक्ट जो है वो दिस का वैल्यू बन जाता है। ठीक है, और अगर आप इनसाइड अ सेट टाइम आउट फंक्शन कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ दिस जो रहेगी वो विंडो का ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशियाइज कर रहे हैं, तो आपको दिस लेना, जो दिस जो है वो उसका काम करता है। आप कोई भी सेट आर्बिट्री ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट कर रहे हैं बाय पासिंग द ऑब्जेक्ट एज अ फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द बाइंड वैल्यू कॉल या अप्लाई, तो दिस काम करेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को इवेंट हैंडल करने के लिए दिस काम करता है जब भी इवेंट फायर होता है। तो अब आते हैं सीएसएस में। सीएसएस के 3 मेन बताइए कि कैसे आप सीएसएस का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पहला रहता है वो स्टाइल एट्रीब्यूट के हिसाब से, मतलब डिव के अंदर ही आप एक स्टाइल एट्रीब्यूट डाल दीजिए और उसके अंदर सारे आप सिंटैक्सेस यूज कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है वो स्टाइल जो है वो हेड के अंदर डाल दीजिए, तो हेड के अंदर वो सारा जो स्टाइल है आपने फिक्स कर दिया है और वो वही यूज करेगा। स्टाइल के अंदर आप फिर बॉडी पे क्या यूज करना है, ये क्या यूज करना है, वो बता सकते हैं। तो पहले के दो जो है वो काफ़ी यूजफुल हैं अगर आप कोई नॉर्मल स्टैटिक पेज बना रहे हैं, बट हमेशा से ही लिंक यूज करना बेनिफिशियल है। अगर आप कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या कोई अच्छा यूआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिंक में क्या है कि आप एक नया स्टाइल, एक फाइल क्रिएट कीजिए, उस फाइल का एक रेफरेंस दीजिए, उसका एक रिलेटिव पाथ जो है वो स्टाइल शीट रहेगा, और एच रेफ जो है वो फाइल कहाँ लोकेटेड है वो दीजिए। उसका एब्सोल्यूट पाथ अगर देना नहीं तो रिलेटिव पाथ दे दीजिए। और इसी तरीके से आप 3 तरीके से सीएसएस का स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप किसी भी एलिमेंट के अंदर या आसपास टारगेट कैसे करेंगे? तो क्या होता है, कभी कभी आपको एलिमेंट के जो आसपास टारगेट करना रहता है, तो कैसे करते हैं? तो सीएसएस में क्या है, काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आपको कोई भी स्टाइल कहाँ पे ऑकर हो रहा है इनसाइड अनदर क्लास, यू कैन ऐसे कर सकते हैं .navigation.navigation.item। तो ये क्या करेगा, सिर्फ नेविगेशन आइटम जो इनसाइड नेविगेशन है वो करेगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इमीडिएट चाहिए, मतलब ये, मतलब डॉट करेंगे ना आप तो सारे करेगा। ठीक है, बट इफ यू वांट दोज ओनली दोज जो कि इमीडिएटली इनसाइड है, तो आप एक एरो का प्रयोग कर सकते हैं, तो सिर्फ उसके अंदर जो है उसी का प्रयोग करेगा। इस वाले में क्या है कि नैव के अंदर जितने भी नैव के अंदर ये आइटम एट्रीब्यूट रहेंगे उनको ये कर पकड़ लेगा, बट इसके अंदर सिर्फ इनसाइड एक ही लेवल पे अगर कोई है टैग टारगेट है उसको ये करेगा। अगर आपको बटन करना है, अगर कोई बटन किसी बटन के अंदर है, तो आप प्लस कर सकते हैं बटन्स के लिए। ओके, इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं? सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक स्टाइल पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट के स्टाइल के लिए यूज किए जाते हैं, पूरे होल थिंग को ना यूज करते हुए। जैसे कि एग्जांपल दूं तो आपको कोई पहला लाइन या पहले लेटर पैराग्राफ का करना है, या तो जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसका करना है, या तो किसी इंसर्ट टेक्स्ट या शेप को चेंज करने के लिए करना है, उसके लिए यूज किया जाता है। और ये हमेशा डबल कॉलन से स्टार्ट किए जाते हैं। सिंगल कॉलन यूज कर सकते हैं अगर आपको बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी चाहिए तो। अब ये दिखते कैसे हैं भाई साहब लोग? तो देखिए, अगर आप पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन करेंगे तो आप ये कह सकते हैं स्पैन का फर्स्ट लेटर, सिलेक्शन, हेडर, टूल टिप, काफी सारे हैं। डबल कॉलन से ये यूज किए जाते हैं। सिंगल कॉलन मतलब बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। ठीक है, सिंपल सा है डेफिनेशन, रिपीट कर लो दोबारा अगर करना है तो। आगे बढ़ते हैं। अब CSS में आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? हमेशा एक एट जो ए टैग है उसमें आपको टैग यूज करना है जिसमें जो भी वैल्यू है वो HTTPS से बिगिन हो रही है। दूसरा आपको सिलेक्ट करना है जो एंड हो रही है, और तीसरा आपको कंटेन करना है जो कि सबस्ट्रिंग है। तो सिंपल सी बात, स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ और बीच वाला। ठीक है, तो स्टार्ट्स विथ के लिए अपन कैरेट यूज करते हैं। अगर आप मेरा पाइथन का वीडियो देखें हैं तो मैं वहां पे आपको डाल दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिया है उसी पे ये बात है। ठीक है, तो आप स्टार्ट कैरेट और डॉलर। कैरेट मतलब कि गाजर, डॉलर मतलब कि पैसा। अगर आप गाजर बेचोगे तो पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कैरेट में मतलब कि स्टार्ट करना, डॉलर में एंड करना, और स्टार में मतलब कि वन और उससे ज्यादा। तो बीच में अगर आपको सबस्ट्रिंग पकड़ रहा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, अगर कोई ब्राउजर जो है वो डिस्प्ले करता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, इट मस्ट कंबाइन डॉक्यूमेंट्स कंटेंट विद स्टाइल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कैसे करता है? दो प्रोसेस करता है। पहला क्या है कि आपको मतलब हो क्या रहा है, ठीक है। एक्चुअली जो CSS जो है वो काम कैसे करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब भी कोई ब्राउजर है वो एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करता है, ठीक है, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट को एक स्टाइल इंफॉर्मेशन के साथ कंबाइन करना जरूरी रहता है। ये दो प्रोसेस में होता है। पहले जो है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का कंटेंट डिस्प्ले करता है ना। उसके बाद वो कन्वर्ट करता है उसके पहले वो HTML और CSS को एक डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में कन्वर्ट करेगा। फिर जो डॉम है वो रिप्रेजेंट करेगा डॉक्यूमेंट जो भी कंप्यूटर के मेमोरी में है। फिर ब्राउजर डिस्प्ले करेगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। ठीक है, ये देख लिया, आपको लोड किया, HTML को पार्स किया, एक डॉम ट्री बनाया, डिस्प्ले किया, फिर CSS लोड करता है यहीं पे पार्स करता है CSS को भी। तो यहाँ ये पहला स्टेप है। ये दूसरा स्टेप है, यहीं पे इसने यहाँ पे डॉम ट्री बना रहा है, वहीं पे ये CSS लोड कर रहा है, पार्स कर रहा है, और यहाँ डाल रहा है। पार्स में क्या होता है, अगर कुछ भी इशू आया तो बता देगा। फिर आखिरी में डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में रिएक्ट। तो रिएक्ट में अभी बेसिक चलूंगा। मुझे लगता है कि अगर आप लोग HTML CSS में आ रहे हैं तो रिएक्ट में भी आप लोग को थोड़ा आने में टाइम लगेगा। तो रिएक्ट होता क्या है? रिएक्ट एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका जो इंटरफेस है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। और ये व्यू लेयर को करता है किसी भी वेब या मोबाइल एप्लीकेशन के। ये जॉर्डन वॉल के द्वारा क्रिएट किया गया था जिन्होंने फेसबुक में काम करते थे। और फेसबुक का जो न्यूज फीड है, न्यूड फीड नहीं, न्यूज फीड है 2011 में, और इंस्टाग्राम का 2012 में, वहां पे पहली बार ये डिप्लॉय किया गया था। और मेजर फीचर जो है रिएक्ट के वो ये है कि वर्चुअल डॉम यूज करता है इंस्टेड ऑफ रियल डॉम। ताकि क्या करता है कि रियल डॉम क्या करता है कि उसका कोई भी चेंजेस हुआ है रियल में तो बहुत होता है। तो क्या करता है ये कि पहले वर्चुअल डॉम में काम करता है, कोई भी रियल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो पहले कंपेयर करता है क्या डिफरेंस है, उसी को चेंज करता है। और ये सर्वर साइड रेंडरिंग भी का सपोर्ट करता है। ये यूनिडायरेक्शन डेटा फ्लो है, बताइए सिंगल वे बाइंडिंग होती है, इसमें हम लोगों ने बात कर चुकी है। और नॉकआउट में डबल वे बाइंडिंग होती है। और ये रीयूजेबल और कंपोजेबल UI कंपोनेंट यूज करता है, काफी सही होते हैं। अगर आप कोई कोई भी उसमें हैं, फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी टीम में रिएक्ट यूज हो रहा है, तो आपको बार बार ये सुनने में आता होगा कि मैंने एक कंपोनेंट है ऑलरेडी बना दिया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो हैं वो रिएक्ट के हैं। अब कंपोनेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं? तो भाई बेसिकली दो पॉसिबल वे है कोई भी कंपोनेंट को क्रिएट करने का। पहला है फंक्शनल कंपोनेंट। क्या होते हैं? ये सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ कंपोनेंट है। ठीक है, वो क्या करते हैं, बेसिकली आप एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिख दीजिए जो कि प्रॉप ऑब्जेक्ट को पहला पैरामीटर के तरीके से एक्सेप्ट करता है और रिएक्ट एलिमेंट दिखाता है। जैसे फंक्शंस ग्रीटिंग, ग्रीटिंग में, ठीक है, फंक्शंस ग्रीटिंग। तो फंक्शंस ग्रीटिंग में मैसेज लिया, ये मैसेज है, रिटर्न क्या करेगा, H1 टैग के अंदर हेलो, और मैसेज का डॉलर साइन में मैसेज, और कॉमा करके, जो कॉमा जो आपका यहाँ यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये
भाई साहब और ये भाई साहब ये आपको भेजेंगे वापस स्ट्रिंग बना के, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, ECMA स्क्रिप्ट 6 यूज कर सकते हैं। उसमें आपने क्लास बनाई ग्रीटिंग की, उसने आपने एक्सटेंड किया रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट को, फिर आपने रेंडर किया, रेंडर के आपने आपने क्या किया, दिस फंक्शन यूज किया, उसके अंदर प्रॉप यूज किया और मैसेज यूज किया। तो जो मैसेज रहेगा वही आपका प्रॉप डॉट मैसेज वो चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा कम वो है, ठीक है। अब डिफरेंट क्या है स्टेट और प्रॉप्स में, क्या डिफरेंस है, प्रॉप और स्टेट दोनों की ही जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं। दोनों जो है इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं, जो क्या है कि ये अगर आउटपुट रेंडर करने उसमें काम आता है। ये इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट किस पे है, कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है इनकी पर्सनैलिटी। प्रॉप्स क्या करता है, प्रॉप्स जो है वो कंपोनेंट की तरह पास में कैसे पास होते हैं, जैसे फंक्शनल के पैरामीटर पास होते हैं वैसे। जबकि स्टेट जो है वो कंपोनेंट के अंदर मैनेज किया जाता है, जैसे वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं वैसे। जैसे आप कह सकते हैं ये प्रॉप है और ये इधर आएंगे आपका, तो कंपोनेंट का स्टेट जो है वो आपको जो मैंने पहले दिखाया था वो है। फिर क्या क्या डिफरेंस है HTML रिएक्ट इवेंट हैंडलिंग टैग में। तो पहला अपन बात करते हैं, जो इवेंट नेम है वो शुड बी लोअर केस होना चाहिए, और रिएक्ट जो है वो कैमल केस फॉलो करता है, ये ऑन क्लिक आप देख सकते हैं। हालांकि अगर आप कोई भी ब्राउजर में कोड कर रहे हैं तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी आपको बता देगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। बट बहुत अच्छी बात है कि कैसे होता है। सेकेंड थिंग है कि यू कैन रिटर्न फॉल्स टू प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर HTML पे, और लेकिन रिएक्ट में आपको प्रिवेंट डिफॉल्ट का एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। मतलब कि अगर href जो है वो ये यहाँ पे हैश है, मतलब कि वहीं पे होगा। ऑन क्लिक में आप कंसोल डॉट लॉग करोगे और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। जबकि रिएक्ट में आपको प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला एक फंक्शन जो है वो कॉल करना पड़ता है, ठीक है, अगर वो कॉल नहीं हुआ है तो। अब इन HTML में क्या होता है, यू नीड टू इन्वोक द फंक्शन बाय अपेंडिंग brackets, when in React you should not append with that close brackets, you have to with the function name, जो एक्टिव लेजर फंक्शन रहता है वो पहले एग्जाम्पल है, मैं बता दूंगा बाद में आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म करता हूँ। मेरे को पता है रिएक्ट थोड़ा सा बेसिक लेवल हो गया, बट रिएक्ट क्या है आप लोगों का किसी को नहीं पता होगा, जो HTML CSS और ये कर रहा है अचानक से रिएक्ट में घुसेगा तो यही प्रॉब्लम होगी। कल से मैं रिएक्ट में कुछ और करने की कोशिश करूंगा, अगर आपको पसंद आएगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं आएगा तो ये काफ़ी है आपके इंटरव्यू के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक करिए। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट है इस चैनल पे, मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ डाल सकूँ। तो आपको अगर सब्सक्राइब करने से नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, बट अगर आप नहीं देख चुके हैं तो आपको लाइक तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।